नमस्ते। वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल के बारे में, अरस्तु। वेस्टर्न फिलॉसफी की दुनिया में शायद ही कोई नाम इनसे बड़ा हो। इनका असर सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हजारों सालों तक साइंस, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लॉजिक हर जगह महसूस किया गया है। बिल्कुल, उन्हें अक्सर द फिलोसोफर कहा जाता है ना, और ये टाइटल काफी हद तक सही भी है। अरस्तु सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एक असली पॉलीमैथ थे, मतलब कई अलग अलग डिसिप्लिन्स के ज्ञाता। उनका काम इतना विशाल है कि सोचना मुश्किल है कि एक इंसान ने इतना सब कैसे लिखा होगा। हाँ, सच में। तो आज हम इसी महान विचारक की दुनिया में उतरेंगे, समझेंगे कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके मुख्य विचार क्या थे और क्यों आज भी 2500 साल बाद भी उन्हें पढ़ना और समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी से। कहाँ से थे अरस्तु? अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। उत्तरी ग्रीस का एक छोटा सा शहर था स्टेगिरा। उनके पिता निकोमेकस, वो मैसेडोन के जो राजा थे, एमिंटास III, उनके पर्सनल डॉक्टर थे। अच्छा। हाँ, तो शायद इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से अरस्तु की दिलचस्पी बायोलॉजी और नेचुरल साइंसेज में इतनी गहरी हुई। तो क्या वो बचपन से ही मैसेडोन के राज दरबार से जुड़े हुए थे? ऐसा लगता है। हालांकि बचपन के बारे में बहुत ज्यादा ठोस जानकारी नहीं है हमारे पास, पर यह पता है कि उनके माता पिता जल्दी गुजर गए थे। हाँ, और उनका पालन पोषण फिर उनके एक रिश्तेदार प्रोक्सिनस ने किया। करीब 17-18 साल की उम्र में, मतलब एक टीनेजर ही थे, ज्ञान की तलाश उन्हें एथेंस ले आई, जो उस समय आप कह सकती हैं दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर था। और एथेंस में वहीं उनकी मुलाकात हुई प्लेटो से? एग्जैक्टली। वो प्लेटो की मशहूर एकेडमी में शामिल हुए और वहां लगभग 20 साल बिताए। पहले एक स्टूडेंट के तौर पर, फिर वहीं पढ़ाने भी लगे। कहते हैं प्लेटो ने एकेडमी का दिमाग कहते थे। वाह, 20 साल! हाँ, काफी लंबा समय। लेकिन धीरे धीरे अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विचारों से, खासकर उनकी जो थियरी ऑफ फॉर्म्स थी, उससे अलग अपनी सोच विकसित करने लगे थे। मतलब उनमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग आ रही थी। तो 20 साल बाद उन्होंने एकेडमी क्यों छोड़ी? क्या प्लेटो से कोई अनबन हुई थी या कोई और वजह? अनबन कहना शायद सही ना हो, लेकिन हाँ, फिलॉसफिकल मतभेद जरूर थे। और फिर प्लेटो की मृत्यु के बाद अकेडमी का नेतृत्व उनके भतीजे को मिला, जिनसे शायद अरस्तु सहमत नहीं थे। एक और बात थी, एथेंस में उस समय मैसेडोन के खिलाफ माहौल भी बन रहा था और अरस्तु के संबंध मैसेडोन से थे। अच्छा, हाँ, ये पॉलिटिकल एंगल भी था। बिल्कुल। तो वो एथेंस छोड़कर एशिया माइनर के शहर एसोस चले गए, जहाँ उनके एक दोस्त थे, हर्मियास। वो वहाँ के शासक थे। और वहाँ उन्होंने अपना काम जारी रखा, रिसर्च वगैरह। हाँ, एसोस और पास के लेस्बोस द्वीप पर उन्होंने जबरदस्त बायोलॉजिकल रिसर्च की, खासकर मत्स्य जीवों पर। उनका ऑब्जर्वेशन कमाल का था। यहीं उन्होंने हर्मियास की भतीजी पिथिया से शादी भी की। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु बनना। बिल्कुल सही। 343 ईसा पूर्व में मैसेडोन के राजा फिलिप II ने अरस्तु को अपने 13 साल के बेटे अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए बुलाया। तो अगले कुछ साल अरस्तु ने अलेक्जेंडर को मीजा नाम की जगह पर पढ़ाया। क्या उन्होंने अलेक्जेंडर की सोच पर गहरा असर डाला? मतलब भविष्य के इतने बड़े विजेता पर? कुछ हद तक जरूर डाला होगा, खासकर राजनीति और लीडरशिप के बारे में। लेकिन अरस्तु की सोच थोड़ी क्या कहते हैं, एथनोसेंट्रिक थी। वो मानते थे कि ग्रीक लोग बाकी बर्बर लोगों से बेहतर हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर को यही सलाह दी थी। ओह। हाँ, हालांकि जब अलेक्जेंडर ने अपनी विजय यात्रा शुरू की और एक अलग, ज्यादा इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाई, तो उनके रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे बाद में। समझ गई। और फिर वो वापस एथेंस आ गए? हाँ, लगभग 335 ईसा पूर्व में इस बार उन्होंने अपनी एकेडमी खोली, लाइसियम। इसे पेरिपेटेटिक स्कूल भी कहते हैं। पेरिपेटेटिक मतलब? इसका मतलब है घूमने वाला। कहा जाता है कि अरस्तु अपने छात्रों के साथ चलते फिरते, टहलते हुए पढ़ाते थे। अच्छा। अगले 12 साल उनके जीवन के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव साल थे। हाँ। यहीं उन्होंने अपनी ज्यादातर मशहूर रचनाएं लिखी, या कम से कम उनके लेक्चर नोट्स तैयार हुए। फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, वो सारी महान किताबें। लेकिन उनका अंत एथेंस में नहीं हुआ, है ना? नहीं, 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की अचानक मौत हो गई। उसके बाद एथेंस में फिर से मैसेडोन विरोध भावनाएं भड़क उठी। अरस्तु पर भी खतरा मंडराने लगा। उन पर अधार्मिकता, मतलब इम्पायटी का आरोप लगाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुकरात पर लगा था। ओह, वही इतिहास दोहराया गया। हाँ, एक तरह से। तो सजा से बचने के लिए वो चार्ल्स शहर चले गए।
कहते हैं जाते हुए उन्होंने कहा था कि वो एथेंस वालों को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार पाप नहीं करने देंगे। वहीं अगले साल 322 ईसा पूर्व में करीब 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ये थी उनकी जिंदगी की एक झलक, काफी उतार चढ़ाव भरी रही। अब उनके काम करने के तरीके पर आते हैं। आपने कहा कि वो प्लेटो से अलग थे, कैसे? मतलब उनका मेथड क्या था? उनका सबसे बड़ा फर्क था एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पर जोर देना, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस। प्लेटो मानते थे कि सच्चा ज्ञान अमूर्त विचारों या फॉर्म से आता है और हमारी ये दुनिया तो बस उन आइडियाज की एक शैडो, एक परछाई है। हाँ, वो गुफा वाला उदाहरण। बिल्कुल। अरस्तू ने कहा नहीं, ज्ञान की शुरुआत तो इसी दुनिया से होती है जिसे हम अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस से महसूस करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उसे ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन, उसे सही श्रेणी में रखो, क्लासिफाई करो और फिर तर्क, लॉजिक से उसका विश्लेषण करो, लॉजिकल एनालिसिस। वो जमीन से जुड़े हुए प्रैक्टिकल दार्शनिक थे। तो क्या उन्होंने ज्ञान को अलग अलग हिस्सों में बांटा था, मतलब एक स्ट्रक्चर दिया था? हाँ बिल्कुल। उन्होंने ज्ञान को 3 मुख्य शाखाओं में बांटा और हर एक का मकसद और तरीका अलग था। पहला, थ्योरेटिकल साइंसेज, सैद्धांतिक विज्ञान। इनका मकसद था सिर्फ जानना, ज्ञान के लिए ज्ञान, फॉर द सेक ऑफ नोइंग। इसमें मेटाफिजिक्स आता था, फिजिक्स, गणित। मेटाफिजिक्स मतलब? मेटाफिजिक्स मतलब अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल, बीइंग क्या है, रियलिटी क्या है। इसे वो फर्स्ट फिलॉसफी कहते थे। दूसरा था प्रैक्टिकल साइंसेस, व्यवहारिक विज्ञान। इनका मकसद था सही काम करना, जीवन को बेहतर बनाना। इसमें एथिक्स और पॉलिटिक्स आते थे, हाउ टू लिव वेल। और तीसरा प्रोडक्टिव साइंसेस, उत्पादक विज्ञान। इनका मकसद था कुछ बनाना या रचना करना, जैसे कला, पोइट्री, रिटोरिक और क्राफ्ट्स। अच्छा, तो हर फील्ड के लिए अलग अप्रोच। बिल्कुल। और वो मानते थे कि हर विषय को उसकी प्रकृति के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। आप नैतिकता को गणित जैसी प्रिसिशन से नहीं माप सकते। हर फील्ड का अपना मेथड होता है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है। चलिए लॉजिक की बात करते हैं। कहा जाता है कि वेस्टर्न लॉजिक की नींव अरस्तू ने ही रखी। उनके ऑर्गेनॉन के बारे में बताएं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिस्टमैटिक लॉजिक का अध्ययन अरस्तू से ही शुरू हुआ। उनके लॉजिक पर लिखे कामों को बाद में ऑर्गेनन नाम दिया गया, जिसका मतलब है औजार या साधन, यानी सोचने का सही तरीका सिखाने वाला टूल। इसमें कई किताबें शामिल हैं, लेकिन सबसे मशहूर है उनका सिलॉजिज्म का सिद्धांत। सिलॉजिज्म, वो उदाहरण मुझे याद आता है, सभी इंसान नश्वर हैं, सुकरात इंसान है। हाँ, सुकरात नश्वर है। हाँ, यही सिलॉजिज्म एक तरह का डिडक्टिव तर्क है, जहां आप 2 आधार वाक्यों से एक जरूरी निष्कर्ष निकालते हैं। अरस्तू ने बड़ी बारीकी से बताया कि कौन से सिलॉजिज्म वैध हैं और कौन से अवैध। तो ये सोचने का एक फ्रेमवर्क था। हाँ बिल्कुल, ये सही ढंग से सोचने और बहस करने का एक मजबूत ढांचा था, जो सदियों तक लॉजिक का आधार बना रहा। और उन्होंने ये भी बताया पोस्टीरियर एनालिटिक्स में कि सच्चा वैज्ञानिक ज्ञान, जिसे वो एपिस्टीमे कहते थे, वो सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं बल्कि उनके कारणों को समझना है। व्हाई, ये सवाल पूछना। अच्छा, अब आते हैं मेटाफिजिक्स पर। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है अक्सर। अरस्तू का क्या मतलब था इससे? अरस्तू ने इसे फर्स्ट फिलॉसफी कहा था, मतलब सबसे पहली, सबसे बुनियादी फिलॉसफी। ये दर्शन की वो शाखा है जो सबसे फंडामेंटल सवाल पूछती है। होना, बीइंग क्या है, वास्तविकता, रियलिटी का असली स्वरूप क्या है, कोई चीज वो चीज क्यों है जो वो है, व्हाट मेक्स समथिंग व्हाट इट इज। ये प्लेटो के फॉर्म्स वाले आइडिया से कैसे अलग था? उन्होंने कहा था कि असली दुनिया तो फॉर्म्स की है। हाँ, प्लेटो मानते थे कि असली यथार्थ अमूर्त, शाश्वत फॉर्म्स हैं और ये दुनिया की चीजें बस उनकी इम्परफेक्ट नकल हैं। अरस्तू ने कहा नहीं, असली यथार्थ तो ये ठोस खास चीजें हैं जिन्हें हम देखते और छूते हैं। ये कुर्सी, ये पेड़, ये इंसान। इन्हें उन्होंने सब्सटेंस कहा। सब्सटेंस ही प्राथमिक वास्तविकता है। तो फिर ये सब्सटेंस बनता कैसे है, मतलब इसकी बनावट क्या है? यहीं उनका हाइलोमॉर्फिज्म का सिद्धांत आता है। हाइले मतलब मैटर, मॉर्फे मतलब फॉर्म। हर भौतिक चीज 2 चीजों का मेल है, मैटर पदार्थ और फॉर्म आकार स्वरूप। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे एक कांसे की मूर्ति। कांसा उसका मैटर है और जिस देवता जैसे ज्यूस का आकार उसे दिया गया है वो उसका फॉर्म है। मिट्टी के घड़े में मिट्टी मैटर है और घड़े का डिजाइन या आकार उसका फॉर्म है। मैटर वो सामान है जिसमें बनने की पोटेंशियल है और फॉर्म वो है जो उसे असलियत, एक्चुअलिटी और पहचान देता है। और ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते? नहीं, अरस्तू के अनुसार ये अविभाज्य हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
किसी जीवित चीज का फॉर्म उसकी आत्मा है, वो चीज जो उसे उस खास तरह का जीवित प्राणी बनाती है। अच्छा, और उनके 4 कॉजेज या 4 कारण वो क्या थे? ये काफी सुना है इनके बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए अरस्तू ने कहा कि हमें 4 तरह के क्यों का जवाब देना होगा। पहला, मटेरियल कॉज, वो किससे बनी है, मूर्ति कांसे से बनी है। दूसरा, फॉर्मल कॉज, वो क्या है, उसका रूप या सार क्या है, मूर्ति का ज्यूस का आकार। तीसरा, एफिशिएंट कॉज, उसे किसने बनाया है, किसने बदलाव शुरू किया, मूर्तिकार ने। और चौथा, फाइनल कॉज, टेलोस, उसका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, वो क्यों है, शायद पूजा के लिए या सुंदरता के लिए। टेलोस मतलब उद्देश्य या लक्ष्य? हाँ, टेलोस। अरस्तू के लिए ये फाइनल कॉज बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर प्रकृति में। वो मानते थे हर चीज का कोई ना कोई अंतर्निहित उद्देश्य होता है। एक बलूत के बीच का टेलोस है बलूत का पेड़ बनना, प्रकृति पर्पसिव है। ये पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी से जुड़ा है, संभावना और वास्तविकता। बिल्कुल, ये बदलाव और विकास को समझने के लिए जरूरी है। पोटेंशियलिटी, डायनेमिस यानी संभावना या क्षमता, एक मार्बल के टुकड़े में मूर्ति बनने की क्षमता। एक्चुअलिटी, एनर्जिया या एंटेलेशिया यानी साकार हुई संभावना, वास्तविकता, बनी हुई मूर्ति। बदलाव तब होता है जब पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी बनती है। और अरस्तू मानते थे कि एक्चुअलिटी पहले आती है। हाँ, परिभाषा में, समय में और सार में एक्चुअलिटी पोटेंशियलिटी से पहले आती है, क्योंकि किसी चीज की संभावना को समझने के लिए उसकी वास्तविकता का आइडिया होना जरूरी है। इंटरेस्टिंग। और उनका अनमूव्ड मूवर, ये क्या था? क्या ये ईश्वर जैसा कुछ था? ये उनके मेटाफिजिक्स का आप कह सकते हैं शिखर है। लॉजिक ये है, दुनिया में हर चीज गति में है और हर गति का कोई ना कोई कारण होता है, कोई मूवर होता है। अगर हम कारणों की श्रृंखला में पीछे जाते जाएं, तो एक पहला कारण, एक फर्स्ट मूवर होना चाहिए जो खुद गति में ना हो, वरना यह श्रृंखला कभी शुरू ही नहीं हो सकती। अच्छा, एक स्टार्ट पॉइंट। हाँ, यही है अनमूव्ड मूवर, अचल चालक। ये शुद्ध एक्चुअलिटी है, इसमें कोई पोटेंशियलिटी नहीं है, इसलिए ये बदल नहीं सकता। ये अभौतिक, इमेटीरियल है, शाश्वत, इटर्नल है, और ये दुनिया को धक्का देकर नहीं चलाता। तो फिर कैसे चलाता है? जैसे कोई खूबसूरत चीज या कोई आदर्श हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही ये अपनी पूर्णता, परफेक्शन से दुनिया को गति देता है। एक ऑब्जेक्ट ऑफ लव या डिजायर की तरह सब चीजें इसकी तरफ खिंचती हैं। ये बस अपने बारे में सोचता है, नो एसेस नो एसियर्स, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये पर्सनल गॉड नहीं है? नहीं, ये हमारे धर्मों के पर्सनल गॉड जैसा नहीं है। ये दुनिया बनाता नहीं, न ही इंसानी मामलों में दखल देता है, लेकिन हाँ, मध्ययुगीन धर्मशास्त्र पर, खासकर थॉमस एक्विनास पर इसका गहरा असर पड़ा। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल फिलॉसफी की, यानी उनकी फिजिक्स और बायोलॉजी। उनका नजरिया यहाँ भी टेलियोलॉजिकल था? हाँ, पूरी तरह। वो मानते थे प्रकृति उद्देश्यपूर्ण है, पर्पसिव। फिजिक्स में उनका ब्रह्मांड जियोसेंट्रिक था, पृथ्वी केंद्र में और सूरज, चांद, सितारे सब उसके चारों ओर परफेक्ट गोलों, स्फीयर्स में घूमते हैं। ये तो काफी समय तक माना गया। हाँ, कोपरनिकस तक यही मॉडल चला। चांद के नीचे की दुनिया, सबलूनर रेल्म, 4 तत्वों से बनी थी, मिट्टी, पानी, हवा, आग, जो बदलते रहते हैं, करप्टेबल हैं। हर तत्व की अपनी नेचुरल जगह होती थी। मिट्टी और पानी नीचे जाना चाहते हैं, हवा और आग ऊपर। और चांद के ऊपर? चांद के ऊपर की दुनिया, सुप्रालूनर रेल्म, एक 5वें दिव्य तत्व से बनी थी, ईथर या क्विंटेसेंस। ये परफेक्ट था, शाश्वत था और सिर्फ परफेक्ट सर्कुलर मोशन करता था। उनके गति के नियम भी थे, जैसे भारी चीजें तेज गिरती हैं, जो बाद में गैलीलियो ने गलत साबित किए। उन्होंने वैक्यूम को असंभव माना था। लेकिन बायोलॉजी में उनका काम ज्यादा सटीक और प्रभावशाली माना जाता है। हाँ, बायोलॉजी शायद उनका सबसे इंप्रेसिव एम्पिरिकल काम है। उनकी किताबें जैसे हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, इनमें गजब का ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन है। उन्होंने 500 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का अध्ययन किया, डाइसेक्शन किया, मछुआरों, शिकारियों से जानकारी इकट्ठा की। कुछ खास बातें जो उन्होंने बताई जो उस समय के लिए नई हो? बहुत सी। उन्होंने जानवरों को खून वाले यानी वर्टिब्रेट्स और बिना खून वाले यानी इनवर्टिब्रेट्स में बांटा। ये एक बड़ा क्लासिफिकेशन था। जन्म देने वाले यानी विविपैरस और अंडे देने वाले ओविपैरस में फर्क किया। उन्होंने ऑक्टोपस के एक खास प्रजनन अंग हेक्टोकोटैलस आम का बिल्कुल सही वर्णन किया, जिसे 19वीं सदी तक लोग नहीं मानते थे। सच में? हाँ,
उन्होंने जुगाली करने वाले जानवरों के 4 कक्षीय पेट और कुछ शार्क्स में प्लेसेंटा जैसी संरचना का भी जिक्र किया। उनका फोकस फंक्शनल इंटीग्रेशन पर था। अंगों का उद्देश्य होता है, जैसे चिड़िया के पंख उड़ने के लिए हैं। उनका काम बहुत डिटेल था। उन्होंने जीवों को एक सीढ़ी या क्रम में भी रखा था, स्काला नटुरे, प्रकृति की सीढ़ी। हाँ, स्काला नेचुरी। उन्होंने जीवों को उनकी क्षमताओं, खासकर आत्मा की क्षमताओं के आधार पर एक क्रम में रखा था। नीचे पौधे, सिर्फ पोषक आत्मा, फिर जानवर, संवेदनशील आत्मा भी, और सबसे ऊपर इंसान, तार्किक आत्मा के कारण। क्या ये एवोल्यूशन जैसा था? नहीं, ये समझना जरूरी है, वो एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे थे। अरस्तु मानते थे कि प्रजातियां स्थिर हैं, वो बदलती नहीं। ये एक फिक्स्ड हायरार्की थी। उन्होंने एम्पेडोक्लिस जैसे दार्शनिकों के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे विचारों का मजाक भी उड़ाया था। उनका तरीका था डेटा इकट्ठा करना, पैटर्न खोजना और फिर कारण बताना। अब आत्मा, सोल पर आते हैं। उनकी किताब डी एनिमा, उनके विचार यहाँ प्लेटो से कैसे अलग थे? क्या आत्मा शरीर से अलग थी? नहीं, यही वो प्लेटो से बिल्कुल अलग थे। प्लेटो मानते थे आत्मा अमर है और शरीर में कैद है। अरस्तु के लिए आत्मा शरीर का फॉर्म है, वो सिद्धांत जो शरीर को जीवित बनाता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और उसके खास काम करने लायक बनाता है। जैसे देखना एक काम करती हुई आंख की एक्चुअलिटी है, वैसे ही आत्मा एक जीवित शरीर की एक्चुअलिटी है। तो आत्मा और शरीर दो अलग चीजें नहीं हैं। नहीं, वो एक ही सब्सटेंस के दो पहलू हैं, हिलोमॉर्फिज्म की तरह, फॉर्म और मैटर। आत्मा शरीर के बिना मौजूद नहीं हो सकती, शायद एक्टिव इंटेलेक्ट के अपवाद के साथ, और शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता। आत्मा शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। आत्मा के कितने प्रकार या स्तर बताए उन्होंने? उन्होंने क्षमताओं के आधार पर 3 स्तर बताए। एक, न्यूट्रिटिव सोल, पोषक आत्मा। ये सभी जीवित चीजों में होती है, पौधे, जानवर, इंसान। इसका काम है पोषण लेना, बढ़ना और प्रजनन करना, बेसिक लाइफ फंक्शंस। 2, सेंसिटिव सोल, संवेदनशील आत्मा। ये जानवरों और इंसानों में होती है। ये संवेदना, परसेप्शन, इच्छा, डिजायर और गति, लोकोमोशन की क्षमता देती है। 3, रैशनल सोल, तार्किक आत्मा। ये सिर्फ इंसानों में होती है। इसमें सोचने, विचार करने, अमूर्त सिद्धांतों को समझने और तर्क के आधार पर चुनाव करने की क्षमता होती है। यही हमें खास बनाती है। और वो एक्टिव इंटेलेक्ट वाली बात, क्या वो अमर था? वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये डी एनिमा का एक बहुत ही रहस्यमय और डिबेटेड हिस्सा है। नो पोएटिकोस। अरस्तु कहते हैं कि ज्यादातर मानसिक काम शरीर पर निर्भर करते हैं और शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो एक्टिव इंटेलेक्ट है, जो हमें समझने में मदद करता है, वो किसी तरह व्यक्ति से परे, अलग करने योग्य और अमर है। इसका सही मतलब क्या है, इस पर सदियों से फिलोसफर्स बहस कर रहे हैं। क्या ये सबका कॉमन है? क्या ये ईश्वर का हिस्सा है? बहुत थ्योरीज हैं। मेमोरी और ड्रीम्स के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, मेमोरी को उन्होंने अनुभव को मन में रखने और उसे अतीत की घटना के रूप में पहचानने की क्षमता बताया। ये एक तरह की मानसिक तस्वीर, फैंटाज्म है, जिसे हम वापस ला सकते हैं। और याद करना, मतलब रिकलेक्शन, वो एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक याद से दूसरी जुड़ी हुई याद तक जाते हैं। समानता, सिमिलैरिटी, विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट और निकटता, कॉन्टिग्विटी के नियमों के आधार पर। और सपने? सपने उनके अनुसार जागते हुए अनुभवों के जो बचे हुए छाप होते हैं, उनसे बनते हैं। नींद में जब बाहरी डिस्टर्बेंस कम होता है तो ये छाप ज्यादा साफ नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सपने भविष्यवाणी नहीं करते और ना ही वो डिवाइन होते हैं। अगर सपने में कुछ सच हो जाता है तो वो महज संयोग, कोइंसिडेंस है। काफी साइंटिफिक अप्रोच था उनका। बिल्कुल। चलिए अब उनकी प्रैक्टिकल फिलॉसफी पर आते हैं, एथिक्स और पॉलिटिक्स। अरस्तु के लिए अच्छा जीवन क्या था? उनकी मशहूर किताब निकोमैकियन एथिक्स। हाँ, निकोमैकियन एथिक्स। अरस्तु के लिए एथिक्स नियमों की कोई लिस्ट नहीं थी कि ये करो ये मत करो। उनका फोकस था चरित्र, कैरेक्टर, सद्गुण, वर्च्यू और मानव उत्कर्ष, ह्यूमन फ्लॉरिशिंग पर। सबसे ऊंचा लक्ष्य है यूडेमोनिया। इसे अक्सर हैप्पीनेस ट्रांसलेट करते हैं, पर इसका सही मतलब है अच्छा जीवन जीना, फलना फूलना, अपनी पूरी क्षमता को पाना। और ये यूडेमोनिया कैसे मिलती है? ये कोई मानसिक स्थिति है? नहीं, ये कोई पैसिव मेंटल स्टेट नहीं है, बल्कि एक गतिविधि है पूरी जिंदगी। सद्गुणों के अनुसार जीना, लिविंग वर्चुअसली। इसके लिए अच्छा चरित्र तो चाहिए ही, साथ में कुछ बाहरी चीजें भी जरूरी हैं, जैसे ठीक ठाक सेहत, दोस्त, कुछ संसाधन।
और क्योंकि इंसान का खास काम है तर्क के अनुसार जीना, इसलिए यूडेमोनिया यानी बेहतरीन तार्किक गतिविधि, लिविंग अकॉर्डिंग टू रीजन एक्सेलेंटली। और सद्गुण, वो मीन वाला सिद्धांत क्या है, द गोल्डन मीन? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। नैतिक सद्गुण जैसे साहस, उदारता, न्याय, संयम आदत से विकसित होते हैं। हम न्यायपूर्ण काम करके न्यायप्रिय बनते हैं, साहसी काम करके साहसी बनते हैं। ये प्रैक्टिस से आते हैं। उनका मीन का सिद्धांत कहता है कि सद्गुण अक्सर दो अति के बीच का संतुलन होता है, ज्यादा और कम के बीच का रास्ता। जैसे साहस, करेज, ये एक तरफ कायरता, कावर्डिस, डर की अधिकता, और दूसरी तरफ अंधाधुंध जोखिम लेना, रेकलेसनेस, डर की कमी के बीच का रास्ता है। उदारता, जनरोसिटी, वो कंजूसी, स्टिंजीनेस और फिजूल खर्ची, वेस्टफुलनेस के बीच है। तो ये बीच का रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा है? नहीं, यही खास बात है। ये मीन रिलेटिव होता है, व्यक्ति और हालात के हिसाब से बदलता है। और इस सही रास्ते को पहचानने के लिए फ्रोनेसिस, प्रैक्टिकल विजडम या व्यावहारिक बुद्धि की जरूरत होती है। ये जानना कि किस स्थिति में क्या करना सही है। दोस्ती का क्या महत्व था उनकी एथिक्स में? दोस्ती, फिलिया, को वो अच्छे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी मानते थे, एसेंशियल फॉर यूडाइमोनिया। उन्होंने 3 तरह की दोस्ती बताई। पहली, जो उपयोगिता पर आधारित हो, जैसे बिजनेस पार्टनर। दूसरी, जो आनंद पर आधारित हो, जैसे साथ में मजे करने वाले दोस्त। और तीसरी और सबसे ऊंची, जो सद्गुण पर आधारित हो। सद्गुण पर आधारित दोस्ती। हाँ, ये अच्छे लोगों के बीच होती हैं, जो एक दूसरे के अच्छे चरित्र की कदर करते हैं और सच में एक दूसरे का भला चाहते हैं। ये सबसे स्थायी और सच्ची दोस्ती होती है। अरस्तु कहते हैं कि सच्चा दोस्त एक दूसरा स्व यानी अनदर सेल्फ। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज के बारे में भी उन्होंने बात की। हाँ, नैतिक सद्गुणों के अलावा उन्होंने बौद्धिक सद्गुण भी बताए। 5 मुख्य थे। टेक्ने, क्राफ्ट या स्किल का ज्ञान। एपिस्टेमे, वैज्ञानिक सैद्धांतिक ज्ञान। फ्रोनेसिस, व्यावहारिक बुद्धि जो एथिक्स में जरूरी है। नोस, सहज ज्ञान या इंट्यूशन, जिससे हम पहले सिद्धांतों को समझते हैं। और सोफिया, सैद्धांतिक बुद्धि जो मेटाफिजिक्स और सबसे ऊंचे सत्यों का ज्ञान है। इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है? सोफिया, और इसका अभ्यास यानी कंटेम्पलेशन, थ्योरिया, शाश्वत सत्यों का अध्ययन और मनन अरस्तु के अनुसार इंसान की सबसे ऊंची, सबसे दिव्य गतिविधि है। और यही सबसे बड़ी खुशी देती है। ये यूडेमोनिया का चरम है। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। उनकी किताब पॉलिटिक्स, ये एथिक्स से कैसे जुड़ी थी? अरस्तु के लिए एथिक्स और पॉलिटिक्स जुड़े हुए थे। पॉलिटिक्स एक तरह से एथिक्स का ही विस्तार है समाज के स्तर पर। उनका फेमस कथन है कि इंसान स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर, जून पॉलिटिकॉन है। राजनीतिक जानवर? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। वो स्वाभाविक रूप से एक समुदाय, एक शहर राज्य, पोलिस में रहने के लिए बना है। वो अपनी पूरी क्षमता, अपना यूडेमोनिया एक सुव्यवस्थित समाज में ही पा सकता है। राज्य कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं, बल्कि प्राकृतिक है, और उसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा देना या व्यापार चलाना नहीं, बल्कि अच्छा जीवन संभव बनाना है। राज्य को नागरिकों में सद्गुण विकसित करने में मदद करनी चाहिए। द स्टेट शुड मेक सिटीजन्स वर्चुअस। तो सरकार के कौन से रूप उन्होंने सही माने? उन्होंने सरकारों को 2 आधारों पर बांटा। कितने लोग शासन करते हैं, एक, कुछ या कई, और क्या वो सबके भले के लिए शासन करते हैं या सिर्फ अपने भले के लिए। इस आधार पर 6 मुख्य रूप बताए। 3 अच्छे रूप थे, राजशाही, किंगशिप, एक का शासन सबके भले के लिए, अभिजातंत्र, एरिस्टोक्रेसी, कुछ का शासन सबके भले के लिए, और पॉलिटी, कई का शासन सबके भले के लिए, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। और इनके 3 बिगड़े हुए रूप थे, तानाशाही, टायरनी, एक का शासन अपने भले के लिए, कुलीन तंत्र, ओलिगार्की, कुछ अमीरों का शासन अपने भले के लिए, और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, कई गरीबों का शासन सिर्फ अपने भले के लिए। तो वो लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते थे? उनके समय का डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ा अलग था। वो मानते थे कि अगर गरीब बहुमत सिर्फ अपने हितों के लिए शासन करेगा तो वो अस्थिर और अन्यायपूर्ण हो सकता है। वो पॉलिटी को सबसे स्थिर और व्यवहारिक मानते थे, एक मिलाजुला शासन जिसमें अमीर और गरीब के बीच संतुलन हो, कानून का राज हो और एक मजबूत मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास हो। न्याय, जस्टिस और संपत्ति,
प्रॉपर्टी पर क्या विचार थे उनके? न्याय बहुत महत्वपूर्ण था, दो तरह का बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सम्मान और संसाधन योग्यता या मेरिट के अनुसार बांटना, और करेक्टिव जस्टिस, जब कोई गलती या अन्याय हो जाए तो उसे सुधारना, संतुलन वापस लाना। उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन किया। उनका मानना था कि इससे उत्पादकता बढ़ती है और लोग दान भी कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति का उपयोग समुदाय के भले के लिए होना चाहिए। वो पैसे से पैसा कमाने, जैसे ब्याज लेना, को अप्राकृतिक, अननेचुरल मानते थे। और रिटोरिक और पोएटिक्स, वो प्रैक्टिकल या प्रोडक्टिव साइंस में आते थे। हाँ, रेटोरिक में उन्होंने समझाया कि कैसे एक वक्ता श्रोताओं को मना सकता है, तर्क का इस्तेमाल करके, अपने अच्छे चरित्र का प्रदर्शन करके और श्रोताओं की भावनाओं को समझकर और जगाकर। ये पॉलिटिक्स और कानून में बहुत जरूरी था। और पोएटिक्स में उन्होंने कला, खासकर ट्रेजेडी, दुखांत नाटक का विश्लेषण किया। उन्होंने कला को मिमेसिस कहा, यानी नकल या अनुकरण, पर यह सिर्फ कॉपी करना नहीं, बल्कि वास्तविकता को एक नए रूप में पेश करना है। ट्रेजेडी के बारे में क्या खास बताया? कैथार्सिस। हाँ, उन्होंने ट्रेजेडी के 6 तत्व बताए। प्लॉट सबसे जरूरी था और कहा कि ट्रेजेडी देखने से दर्शकों में दया और डर की भावनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर उनका कैथार्सिस होता है, यानी उन भावनाओं का शुद्धिकरण या विरेचन। इससे दर्शक भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। उन्होंने ट्रेजेडी को एपिक पोएट्री से भी बेहतर माना। वाकई अरस्तू का काम कितना विशाल और कितना फैला हुआ है। लॉजिक, मेटाफिजिक्स, साइंस, एथिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, सब कुछ। उनकी विरासत, उनका इम्पैक्ट कैसा रहा? उन्हें जानने वालों का गुरु कहा गया है, मास्टर ऑफ दोज हु नो। उनका प्रभाव जबरदस्त और सदियों तक रहा है। आप देखिए, उन्हें लॉजिक, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, नेचुरल लॉ, साइंटिफिक मेथड, रिटोरिक, साइकोलॉजी, रियलिज्म, क्रिटिसिज्म, कितनी सारी फील्ड्स का पिता या कम से कम एक प्रमुख संस्थापक माना जाता है। प्राचीन और मध्य युग में उनका क्या असर रहा? उनके बाद उनके स्कूल लाइसियम ने उनके काम को जारी रखा। जैसे उनके छात्र थियोफ्रेस्टस ने, रोमन काल में भी उन पर कमेंट्री लिखी गई। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो पश्चिम में उनका ज्यादातर काम खो गया, सिवाय लॉजिक की कुछ किताबों के। लेकिन हाँ, 8वीं सदी के बाद इस्लामिक विद्वानों ने उनके काम को संभाला। अल-किंदी, अल-फराबी, इब्न सीना, एविसेना और खासकर इब्न रुश्द, एवेरोज जैसे महान विचारकों ने अरस्तू के कामों का अरबी में अनुवाद किया, उन पर टीकाएं लिखीं और उनके दर्शन को इस्लामी धर्मशास्त्र के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्हें पहला शिक्षक, फर्स्ट टीचर कहा गया। यहूदी दर्शन में भी मेमोनाइड्स में उन्हें बहुत महत्व दिया। और फिर ये ज्ञान वापस पश्चिम में कैसे आया? 12वीं-13वीं सदी में स्पेन और सिसिली के रास्ते, अरबी और सीधे ग्रीक से लैटिन में अनुवादों के जरिए अरस्तू पश्चिम लौटे और फिर थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने अरस्तू के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ मिला दिया। एक्विनास तो उन्हें सिर्फ द फिलोसोफर कहते थे, नाम लेने की भी जरूरत नहीं थी। डेंटे ने भी अपनी डिवाइन कॉमेडी में उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया। रेनेसां में भी उनका प्रभाव बना रहा। लेकिन फिर आधुनिक युग में साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ? हाँ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन में अरस्तू की फिजिक्स और बायोलॉजी को चुनौती मिली। हार्वे ने रक्त संचार पर उनके विचारों को गलत साबित किया, गैलीलियो ने गति के नियमों को, कोपरनिकस और केपलर ने जियोसेंट्रिक मॉडल को। न्यूटन के आने के बाद तो उनकी फिजिक्स पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई। और लॉजिक? लॉजिक पर उनका दबदबा काफी लंबे समय तक रहा, लेकिन 19वीं सदी में बूल और फिर फ्रेगे और रसल ने मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक विकसित किया, जो अरस्तू के लॉजिक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। डार्विन ने उन्हें बायोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान करता माना, हालांकि अरस्तू खुद एवोल्यूशन के विरोधी थे। तो क्या आज भी वो प्रासंगिक हैं, इतना सब बदलने के बाद? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बर्टन रसल जैसे आलोचक भी हुए हैं जिन्होंने उनके लॉजिक को पुराना और एथिक्स को कुछ हद तक प्रतिकारक कहा। कुछ वैज्ञानिकों ने उनके ऑब्जर्वेशन की कमियों और अंधविश्वास का मजाक उड़ाया, लेकिन कई बातें हैं। पहली, उनकी कई जूलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जिन्हें सदियों तक गलत माना गया था, अब सही साबित हुई हैं। अच्छा। दूसरी, 20वीं सदी में वर्च्यू एथिक्स का जबरदस्त रिवाइवल हुआ है, जो सीधे अरस्तू पर आधारित है। एलिजाबेथ एंस्कोम, एल्सडेयर मैकिंटायर जैसे फिलोसोफर्स ने इसे फिर से मुख्य धारा में लाया। आज भी मेटाफिजिक्स में नियो एरिस्टोटेलियन विचारों पर काम हो रहा है। उनकी कला में भी काफ़ी छवियां हैं। राफेल का स्कूल ऑफ एथेंस याद कीजिए, या रेम्ब्रांड की पेंटिंग अरस्तू प्लेटो की प्रतिमा के साथ।
उनके नाम पर अंटार्कटिका में पहाड़ हैं, चांद पर क्रेटर हैं, एक एस्टेरॉयड भी है। जाहिर है इतने पुराने और प्रभावशाली विचारक की आलोचना भी हुई होगी। कुछ मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? वैज्ञानिक त्रुटियां, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी की कई बातें गलत साबित हुई हैं और उन्होंने विज्ञान की प्रगति को कुछ हद तक रोका भी। दूसरा, उनके सामाजिक पूर्वाग्रह, जैसे गुलामी को प्राकृतिक मानना या महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकना, ये उनके समाज की झलक है, पर आज के नजरिए से ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। और ये सवाल उठता है कि क्या उनकी एथिक्स और पॉलिटिक्स को इन पूर्वाग्रहों से पूरी तरह अलग किया जा सकता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा, उनकी टेलियोलॉजी, ये मानना कि हर चीज का एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है, खासकर प्रकृति में। मॉडर्न साइंस ज्यादातर उद्देश्य आधारित स्पष्टीकरण यानी कि टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को खारिज करती है और मैकेनिस्टिक कारणों पर फोकस करती है। चौथा, उनके लॉजिक की सीमाएं, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक कहीं ज्यादा व्यापक और शक्तिशाली है। और पांचवा, उनके मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स जैसे सब्सटेंशियल फॉर्म, एक्चुअलिटी, पोटेंशियलिटी, अनमूव्ड मूवर, ये समझने में काफी मुश्किल हैं और इन पर बहुत फिलोसॉफिकल बहस होती है, कई वैकल्पिक विचार भी हैं। तो इतनी आलोचनाओं और समय के साथ विचारों के बदलने के बावजूद अरस्तु आज भी इतने जरूरी क्यों लगते हैं? मतलब व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? ये सोचने वाली बात है। शायद इसलिए कि उन्होंने वो बुनियादी सवाल पूछे और सोचने का वो ढांचा दिया जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। यथार्थ क्या है? ज्ञान कैसे मिलता है? एक अच्छा सार्थक जीवन क्या है? एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? ये सवाल आज भी उतने ही रेलेवेंट है। और उनका तरीका? हाँ, उनका हर चीज को व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिकली समझने का प्रयास, हर विषय की गहराई में उतरना, परिभाषाएं देना, तर्क करना, ये आज भी प्रेरणा देता है। भले ही उनके कई जवाब अब हमें सही ना लगे, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने और जवाब ढूंढने का जो तरीका दिखाया, वो शायद उनका सबसे स्थायी योगदान है। वो हमें सोचना सिखाते हैं। Okay. So we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva The Epic Tales. धन्यवाद।